कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि चेस्टर मिल नाम का शहर बाकी आम टाउन जैसा ही था, लेकिन फिर वहां कुछ ऐसी अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं जिससे पूरा इलाका मानो नरक से भी भयानक बन गया। आखिर वहां हुआ क्या, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जब बारबी नाम का एक आदमी जंगल में किसी लाश को दफना रहा होता है। बारबी उस शहर का रहने वाला नहीं था। उसके माथे पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था उसने किसी के साथ जबरदस्त झगड़ा किया होगा। लाश दबाने के बाद बारबी अपनी कार लेकर शहर से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार पुलिस ऑफिसर शेरीफ की गाड़ी से टकराते टकराते बचती है। अचानक सामने कुछ गायें सड़क के बीच आ जाती हैं। उन्हें बचाने के लिए बारबी अपनी कार मोड़ देता है और पास के खेत में जा घुसता है। इससे उसे हल्की चोट लगती है। तभी जमीन जोर जोर से हिलने लगती है, जैसे भूकंप आया हो। कुछ सेकंड बाद आसमान से एक अजीब चीज नीचे गिरती है और सब कुछ शांत हो जाता है। बारबी देखता है कि गायें उस अदृश्य चीज से टुकड़ों में कट चुकी हैं। डरते डरते जब वो उस चीज को छूता है तो उसे एहसास होता है कि यह कोई इनविजिबल वॉल है, इतनी मजबूत कि इसके बीच आने वाले घर तक 2 हिस्सों में बंट चुके थे। तभी वहां जो नाम का एक लड़का आता है और बारबी से पूछता है कि वह ठीक तो है। दोनों उस अदृश्य दीवार को देखकर हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ शेरीफ और लिंडा को खबर मिलती है टाउन के दूसरे हिस्से में पूरे शहर की बिजली अचानक चली गई है। न सिर्फ पावर सप्लाई बंद थी, बल्कि फोन लाइन, इंटरनेट और यहाँ तक कि सैटेलाइट कनेक्शन तक काम करना बंद कर चुके थे। लोग घबरा गए। इसी बीच एक हवाई जहाज चेस्टर मिल के ऊपर से उड़ता हुआ आता है, लेकिन वह भी उसी अदृश्य दीवार से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। यह नजारा देखकर लोगों की रूह कांप जाती है। अब सबको यकीन हो जाता है कि यह कोई साधारण अदृश्य दीवार नहीं, बल्कि गोलाकार गुंबद है जिसने पूरे कस्बे को अपने अंदर कैद कर लिया है। दूसरी ओर एक रेडियो स्टेशन में फील और उसकी असिस्टेंट डॉडी सिग्नल ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक नेटवर्क क्यों बंद हो गया। हालांकि उनके लिए यह मौका अपने रेडियो शो की रेटिंग बढ़ाने का अच्छा चांस भी था, इसलिए दोनों सिग्नल वापस लाने की कोशिश में जुट जाते हैं। उसी समय एक फायर ट्रक तेजी से हाईवे से दीवार की ओर आ रहा था। बारबी ट्रक ड्राइवर को इशारे करके रोक लेता है, वरना वह भी उस इनविजिबल वॉल से टकराकर तबाह हो जाता। थोड़ी देर बाद पुलिस टीम भी मौके पर पहुंचती है ताकि इस रहस्यमयी गुंबद की जांच कर सके, लेकिन यह उनके समझ से बाहर की चीज थी। इसी बीच टाउन का काउंसिलमैन बिग जिम भी वहां आ जाता है, मगर उसे भी इस गुंबद के बारे में कोई आइडिया नहीं था। दूसरी तरफ पुलिस को यह आदेश मिलता है कि शहर की तरफ आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए जाए, क्योंकि इस अदृश्य दीवार की वजह से लगातार एक्सीडेंट हो रहे थे। इसी बीच टाउन के एक घर में जूनियर नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड एनजी के साथ इंटीमेट हो रहा था। एनजी नर्स बनने की ट्रेनिंग कर रही थी और वो जो कि बड़ी बहन भी थी। इंटीमेट मोमेंट के बाद जूनियर दिल खोलकर अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन एनजी उससे साफ मना कर देती है कि वह उसके लिए ऐसा महसूस नहीं करती। यह सुनकर जूनियर का दिल टूट जाता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में एनजी उसे थप्पड़ मारकर वहां से निकल जाती है। उधर एक और फैमिली की झलक हमें दिखाई जाती है। कैरोलिन, एलिस और उनकी बेटी नोरी। यह तीनों कार से चेस्टर मिल की तरफ जा रहे थे। उन्हें अब तक यह पता नहीं था कि शहर एक रहस्यमयी गुंबद में फंस चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमें जूलिया नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो टाउन की जानी मानी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर थी, जिसका उस शहर में काफी नाम होता है। उसे एक औरत का कॉल आता है। वह बताती है कि उसने विक जस्टिस मिल में 6 ट्रक देखे हैं जिनमें प्रोपेन भरा हुआ था, और उसके मुताबिक इतनी बड़ी मात्रा में प्रोपेन लाना किसी खतरनाक योजना का हिस्सा हो सकता है। जूलिया उस औरत से वादा करती है कि वह इस मामले की जांच करेगी, लेकिन अपने काम में व्यस्त होने की वजह से उस पर ध्यान नहीं दे पाती। इधर बिग जिम रेडियो स्टेशन जाकर इमरजेंसी अनाउंसमेंट करता है। उसी वक्त कैरोलिन और उसकी फैमिली कार से टाउन की ओर बढ़ रहे थे। वे यह अनाउंसमेंट सुनते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यह कोई एडवर्टाइजमेंट है, उस पर ध्यान नहीं देती। तभी अचानक सामने से आती एक ट्रक उस इनविजिबल गुंबद से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। यह देख कैरोलिन तुरंत ब्रेक लगाती है और कार को बचा लेती है, लेकिन इस हादसे को देखकर उनकी बेटी नोरी बुरी तरह डर जाती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन बेहोश होते होते वो किसी पिंक स्टार के बारे में बताती है। नोरी को इलाज के लिए शहर के हॉस्पिटल लाया जाता है, जो कि टाउन में होने वाली घटनाओं से घायल हुए लोगों से भारत पड़ा था। उसी समय जूलिया और बारबी भी कुछ जख्मी लोगों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। इसी हॉस्पिटल में जूलिया का हस्बैंड भी डॉक्टर था। वो उससे मिलने जाती है, लेकिन उस वक्त उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में नहीं था। हॉस्पिटल में जूलिया को पता चला है कि उसका हस्बैंड संडे को कभी काम नहीं करता था, पर वो जूलिया को हमेशा झूठ बोल रहा था। हॉस्पिटल के बाहर बारबी और एनजी एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों की बातचीत देखकर
जूनियर के भीतर जलन पैदा होती है और वह बारबी से नफरत करने लगता है। इसी बीच टाउन की सीमाओं को सेना ने पूरी तरह सील कर दिया। कई वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस गुंबद की जांच कर रहे थे, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था। कुछ समय बाद बिग जिम प्रोपेनकी के बारे में शेरीफ से बात करने के लिए मिलता है। उनकी बातचीत से साफ हो जाता है कि दोनों को पहले से इस मामले की थोड़ी जानकारी थी, लेकिन वे खुलकर कुछ बताना नहीं चाहते थे। दूसरी ओर बारबी को टाउन में एक ही दिन के लिए ही रुकना था, लेकिन रात बिताने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसने अपनी कार में ही रात बिताने का फैसला किया। तभी जूनियर वहां आता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि वह एनजी से दूर रहे। बारबी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसकी गलती क्या है। तभी वहां जूलिया आ जाती है और मामला शांत हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टाउन के ऐसे हालात से लापरवाह होकर एक जगह कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे थे। इनमें जॉय भी था। जॉय एक लड़के से वहां के हालात पर बात करने लगता है, लेकिन अचानक जॉय को द्वारा पढ़ने लगता है और वो पिंक स्टार के बारे में बोलने लगता है, जैसे कि पहले नोरी ने बोला था। दूसरी तरफ जॉय की बहन एनजी घर पर अकेली होती है। तभी अचानक उसके घर में जूनियर घुसकर उसको किडनैप करके अपने फादर के टूटे फूड शेल्टर में ले जाता है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि मुझे पता है शहर को कवर किए इस गुंबद के बारे में। यहाँ पर एनजी को पता चला है कि बिग जिम ही जूनियर का फादर है। जूनियर एनजी को ये भी बताता है कि उसके फादर अपनी फैमिली की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे, इसलिए उन्होंने फैमिली के लिए शेल्टर बनाया था। वहीं दूसरी साइड जूलिया बारबी को अपने घर में ठहरने के लिए लाती है, लेकिन अचानक बारबी की नजर उसके हस्बैंड की फोटो पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसे उसने सुबह दफनाया था। दूसरी तरफ लिंडा और शेरीफ सभी व्हीकल पर नजर रख रहे थे ताकि कोई भी गलती से इस दीवार से ना टकरा जाए। तभी अचानक शेरीफ को हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक की घटना दिखाई जाती है, जहां बारबी टाउन में जूलिया के हस्बैंड जो डॉक्टर थे उनसे मिलने आया था, वो उनसे कुछ पेमेंट की बात करता है, पर डॉक्टर उसे पेमेंट देने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और गलती से बारबी उसे गली मार देता है। बारबी जानता था कि भले ही उसे गलती से गोली लगी है, पर उसको इसकी सजा मिलेगी और इससे बचने के लिए उसने उसकी बॉडी को जंगल में दफना दिया था। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। सुबह उठकर बॉबी देखता है कि उसके गले की चेन गायब है, तो वो जूलिया से चैन के बारे में पूछता है। जूलिया उसे कहती है कि वो उसकी चैन को ढूंढकर उसे दे देगी, लेकिन बॉबी को याद आता है कि वो चेन डॉक्टर के साथ हुई लड़ाई के बीच गिर गई थी। उधर जॉय अपने फ्रेंड बेन के साथ था, जिसने पिछली रात सीजर के वक्त उसकी मदद की थी। बेन जॉय से पिंक स्टार के बारे में पूछता है, जो उसने रात को दोबारा आने के समय बोला था, लेकिन जॉय को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वहीं रेडियो स्टेशन में डोडी एक स्पेशल डिवाइस की मदद से गुंबद के बाहर वाले लोगों से कांटेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाती है। वो सोल्जर को आपस में बात करते हुए सुन लेती है, पर वो उनसे कुछ नहीं कहती। वहाँ सोल्जर भी कंफ्यूज थे कि आखिर ये इनविजिबल बॉल क्या है। दूसरी तरफ बिग जिम रेस्टोरेंट में बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है कि लिंडा वहां आकर उसे शेरीफ के मरने की खबर सुनती है, जिससे वो लोग तुरंत डेड बॉडीज को दफनाने वाले के पास जाते हैं, जिसका नाम लेस्टर होता है। दूसरी तरफ एनजी शेल्टर में किसी को मदद के लिए बुलाने की पूरी कोशिश करती है, पर वो कामयाब नहीं होती। तभी जॉय वहां पर आ जाता है और उसे जंजीर से बेड पर बांध देता है। वहीं बिग जिम लेस्टर को अपने साथ लेकर आता है, जो कि शेरीफ का ही दोस्त था। शेरीफ की मौत से वो बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। जब लिंडा उनके आसपास नहीं होती, तब वो और बिग जिम पिछले महीने होने वाले प्रोपेन की रिपोर्ट के बारे में बात करने लगते हैं कि प्रोपेन के इंपोर्ट में उन तीनों का ही हाथ था और उन्होंने टाउन वालों से ये बात छुपाई थी। शेरीफ की मौत से यह कंफर्म हो जाता है कि उनके इसमें शामिल होने के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, जो उनके लिए एक अच्छी खबर थी। कुछ दिनों के बाद जब लिंडा पुलिस स्टेशन आती है, तो देखते हैं कि बिग जिम शेरीफ के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा है। लिंडा के पूछने पर जिम उसे कहता है कि वो वहाँ शेरीफ की वसीयत के पेपर्स ढूंढ रहा है, लेकिन असलियत में वहाँ प्रोपेन के इंपोर्ट से जुड़े पेपर्स को ढूंढने आया था, जो उसे और लेस्टर को परेशानी में डाल सकते थे। वो तुरंत बाहर आकर लेस्टर को बताता है कि मुझे लगता है वो पेपर शेरीफ के घर में होंगे, जिन्हें लाने के लिए वो लेस्टर को तुरंत उसके घर भेजता है। इसी बीच जूलिया जल्दी से रेडियो स्टेशन पर जाती है, जहां वो देखते हैं कि वो लोग डिवाइस के जरिए गुंबद के बाहर खड़े सैनिकों की बातचीत सुन सकते हैं। उनकी बात सुनने पर जूलिया को पता चला है कि वो लोग जमीन खोदकर गुंबद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो इस काम में कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसके बाद जूलिया रेडियो के जरिए पूरे टाउन में गुंबद वाली खबर को फैला देती है, जिससे लोगों में डर पैदा हो जाता है और लोग घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ जॉय और बेन साइंटिस्ट को अपना काम करते देखते हैं कि दीवार के ऊपर पानी का क्या असर होता है।
पर उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आता और किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। पर जॉय देखता है कि ये दीवार एक छलनी की तरह है। वो बेन से बताता है कि इस दीवार में से बिल्कुल मामूली सा पानी आर पार जा सकता है। दूसरी ओर बारबी अपनी चेन को ढूंढने के लिए जूलिया के हस्बैंड डॉक्टर के केबिन में जाता है। वहाँ उसे उसका चैन मिल जाता है, पर तभी जूनियर वहाँ आ जाता है और उसे देख लेता है। जूनियर उससे पूछता है कि क्या तुम एंजी के साथ सोए थे। यहाँ पर बारबी को लगता है कि शायद उसने उसे चैन ढूंढते हुए देख लिया है और इसीलिए वो जूनियर को ऐसे ही वहाँ से जान नहीं दे सकता था। इसलिए वो जूनियर को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। वही हम देखते हैं कि लेस्टर शरीफ के घर पहुंचकर प्रोपेन इंपोर्ट के पेपर्स को ढूंढने लगता है। कुछ टाइम बाद उसे वह पेपर स्ट्रॉबर में मिल जाते हैं। लेस्टर उन्हें जला देता है। लेस्टर जब वहां से जाने लगता है तो उसका पैर आग लगे से पेपर्स में लग जाता है, जिससे आग घर के पर्दों पर लग जाती है, जिससे आग की लौफ्टें पूरे घर में फैल जाती हैं और पूरा घर जलने लगता है, जिसे देखकर जल्दी ही बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और आग बुझने की कोशिश करने लगते हैं। पर फायर ट्रक के बिना आग को बुझाना नामुमकिन था। अगर वो लोग घर को जलने देते तो गुंबद के अंदर का तापमान बहुत बढ़ जाता, जिससे लोगों की जान भी जा सकती थी। इसलिए सब मिलकर आग बुझने में लग जाते हैं। बारबी लोगों को आग बुझने में लीड करता है। तभी लिंडा को घर के अंदर से लेस्टर के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो अंदर जाकर उसे बाहर निकलती है और इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेज देती है। यहाँ पर लोगों को आग बुझने में 1 घंटे के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती, उल्टा आग और बढ़ जाती है। आखिर में जिम लॉडर लेकर आता है और घर को गिरा देता है, तब जाकर आग शांत होती है। इसके बाद सारे थके हुए लोग इकट्ठा होते हैं। उनमें से पॉल नाम का एक पुलिस वाला फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि हम सभी लोग इस गुंबद से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये गुंबद आग से निकले धुएं को भी बाहर निकलने नहीं दे रहा है। वो कहता है कि हम सभी इस गुंबद के अंदर ही मरने वाले हैं। इतना कहकर वो हवा में गोली चला देता है, जो कि गुंबद से टकराकर एक दूसरे पुलिस वाले को आकार लग जाती है और वो तुरंत मर जाता है। यहाँ पर पॉल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अंधेरा होने पर जॉय और उसके दोस्त स्केटिंग के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर नोरी जॉय के पास आकर उससे कहती है कि उसे अपना फोन चार्ज करना है। जॉय उसे अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसके घर में जनरेटर था, जो कि उसे टाउन के गिने चुने घरों में ही था। उधर लिंडा पॉल को लेकर जेल पहुंच जाती है। वहाँ कुछ लोग पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। असलियत में वो लोग पुलिस के घटिया सिस्टम का विरोध कर रहे थे। जिम उन सबको यह कहकर शांत करता है कि जरूरत पड़ने पर उन सब की मदद की जाएगी। लॉकअप में बंद करने के बाद पॉल को हार्ट अटैक आने लगता है, जिससे लिंडा उसकी मदद के लिए दौड़कर अंदर जाती है। लेकिन तभी उसे पता चला है कि पॉल सिर्फ अटैक आने की एक्टिंग कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर पॉल उसे धकेलकर उसे लॉकअप में बंद करके वहां से भाग जाता है। इधर बंकर में जूनियर फिर से एंजी के पास जाता है। एंजी समझ चुकी थी कि अगर उसे यहाँ से निकालना है तो उसे जूनियर को झूठे प्यार के जाल में फंसाना पड़ेगा। इसीलिए वो उसे अपने बचपन की यादें बताती है, जब वो दोनों एक बंद टर्नल में रोज जाया करते थे, और कहती हैं कि हो सकता है गुंबद का टर्नल पर कोई असर नहीं हुआ हो तो वो लोग बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर एंजी सोचती है कि अब वो उसके प्यार के जाल में फंस गया है तो शायद उसको छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जूनियर अकेले ही उस टर्नल में जाने का फैसला करता है। वहीं जिम जब पुलिस स्टेशन में आता है तो पॉल की जगह लिंडा को लॉकअप में बंद पाता है। वह तुरंत उसे लॉकअप से बाहर निकलता है। उन्हें पता चला है कि पॉल अपने साथ एक राइफल और कुछ गोलियां लेकर गया है। लिंडा तुरंत उसकी तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ती है, क्योंकि उसे पता था कि पॉल अक्सर शिकार करने जंगल की तरफ जाया करता था। वहीं जिम पॉल को पकड़ने के लिए एक टीम तैयार करता है। उधर रेस्टोरेंट में बैठी कैरोलाइन को नोरी की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वह पिछली रात अपनी दोनों मदर को बिना बताए जॉय के घर रुक गई थी। वहीं जिम लोगों से पॉल को तलाश करने के लिए उसकी टीम ज्वाइन करने को कहता है। वो बारबी से भी उनके साथ चलने को कहता है, क्योंकि वो आग बुझने में अच्छा लीडर साबित हुआ था। इसके बाद वो लोग जंगल में जाते हैं। रास्ते में बारबी अपनी खूबियां दिखता हुआ उनसे कहता है कि वो मिलिट्री में भी रह चुका है। वहीं दूसरी ओर जूलिया जूनियर को टर्नल की तरफ जाते हुए देख लेती है। वो उसे रोक कर पूछती है कि वो बैग पैक करके कहाँ जा रहा है, लेकिन जूनियर बहुत जल्दी में था और वो नर्वस भी था। वो कहता है कि मैं बस यही पास में अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। इससे जूलिया का शक उस पर और भी बांट जाता है और वो पीछा करती हुई टर्नल तक पहुंच जाती है। उधर जॉय के घर पर जॉय और नोरी साथ में नाश्ता कर रहे थे। जॉय पहली बार किसी लड़की के साथ अकेला था, इसलिए थोड़ा नार्वाश फील कर रहा था, जबकि नोरी कॉन्फिडेंट थी। तभी बेन 2 और लड़कियों को लेकर उसके घर आ जाता है, जिन्हें फोन चार्ज करना था। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए बेन को जनरेटर यूज करना था, जिसके लिए जॉय बेन को थोड़ी देर के लिए उसे इजाजत दे देता है, क्योंकि उस टाउन में जनरेटर एक बहुत कम की चीज थी और इस तरह उसका मिसयूज करना उसे सही नहीं लगता। तो आप सभी को ये सीरीज यहाँ तक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई स्टोरी के साथ।